अपने बिहार में भर्तियों के बौछार के बीच केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके आज 3 पदों पर बहाली लाई गई है और ये बहाली बहुत ही अच्छी खासी बहाली है। तीनों पदों के लिए जो क्राइटेरिया हैं, जिन तीनों पदों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं, कुछ उन क्राइटेरियाओं के साथ ये पूरा नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा दिया गया है। तो मैं रजनीश पाठक आपको जीवंत इन्फो पर ये सारे डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें 3 पद है। मध्य निषेध सिपाही है यानी प्रोहिबिशन कांस्टेबल है, कक्षपाल है, जेल वार्डर है, और चलंत दस्ता सिपाही है यानी मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल है। तो ये 3 पद हैं, ये तीनों पदों पे भर्ती लाई गई है। इसमें आयोग के द्वारा कहा गया है कि 6/10/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आखिरी आपका होगा 5/11 तक, यानी 5/11/2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये डेट बता दी गई है शुरू में आपको। इसके बाद हम उन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं। देखिए तीनों पदों पर अलग अलग भर्तियां लाई गई हैं, जिनमें से मध्य निषेध सिपाही, जो कि आपको हमने कहा है कि प्रोहिबिशन कांस्टेबल का जो है, जो ये प्रोहिबिशन कांस्टेबल का कहता है, यहाँ इसका इंग्लिश होता है प्रोहिबिशन कांस्टेबल, ठीक है। तो प्रोहिबिशन कांस्टेबल लेवल 3 का है। इसमें लेवल 3 का वेतनमान आपको रुपया मिलेगा, ठीक है। महीना जो भी आपको मिलेगा 1603 भर्ती है। इसी में कक्षपाल जो होता है जेल वार्डर, इस जेल वार्डर का देखें तो इसका भी 2417 भर्ती है, सबसे ज़्यादा इसी का भर्ती है। और सबसे कम 108 पोस्ट पर जो भर्ती आया है वो चलंत दस्ता सिपाही का है, यानी इसी को आप लोग कहते हैं मोबाइल स्क्वाड, और उसके बाद कांस्टेबल सिपाही कांस्टेबल। तो ये है, और ये हमारा इसका लेवल 2 का है। इसका सबसे कम वेतन है, 108 पद ही हैं इसमें। तो इस तरह से मेरे भाई ये भर्ती का विवरण दिया गया है कि किस पद के लिए कितना भर्ती है। अब आगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम वहाँ पर चलते हैं, उन चीज़ों को डायरेक्ट आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर वो सब चीज़ें दी गई हैं कि किस सेक्शन में कितनी भर्तियां हैं, उसके आरक्षण के हिसाब से बताया गया है और किसका वेतन कितना में। देखिए यहाँ पर जो आपको मध्य निषेध में जो भी भर्ती होगी, जो कि मध्य निषेध सिपाही की होगी, उनका वेतन 21,700 से शुरू होगा और 69,100 तक उनका वेतन उनको मिलेगा। और यहाँ पर कोटिवार जो वैकेंसी की जो रिक्तियाँ हैं, जो आरक्षण के हिसाब से मिलती हैं लोगों को, उसका दिया गया है 1603 पद है इसमें। उसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर, जो कि जेल में जो कक्षपाल लोग होंगे उनका वेतन बताया गया है, वो भी लेवल 3 का है। तो 21,700 से लेकर 69,100 तक का वेतन होगा। 2417 पद पे आया है भर्ती, और उनकी भी यह बताई गई है कि किस कोटि को, किस रिजर्वेशन कोटा को कितना सीट दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ भी बताया गया है। अगला बात बताया गया है किन के लिए, तो ये बताया गया है आपको चलंत दस्ता सिपाही के लिए, जिनके जो 108 पदों पर आया है, इनका लेवल 2 वेतनमान मिलेगा। तो इनका कम वेतन थोड़ा मिलेगा, 19,900 से 63,000, मात्र 200 रुपये तक इनको वेतन मिलेगा। तो इस तरह से वेतनमान इनका आप देख लिए कि किनको कितना वेतन मिलेगा, और ये आरक्षण कोटियाँ बताई गई हैं। इनके बाद इनके पद हेतु आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए, तो सबसे पहला पात्रता बताया गया है कि तीनों के तीनों पदों के लिए आपको इंडियन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप इंडियन हैं। उसके बाद एक स्पेशल बताया गया है कि जो चलंत दस्ता सिपाही होंगे, इनका इस पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं, इसमें जाना चाहते हैं आप, यानी मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो आपको LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल, हल्का गाड़ी, और हेवी मोटर व्हीकल HMV चलाना आना चाहिए, और उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, अब इनके लिए ये बताया गया है कि शारीरिक मापदंड, भाई साहब आपके अब तीनों का, ये तीनों में ये कॉमन है, किसके बॉडी का क्या माप होगा और किस तरह से जो होगा वो फिजिकल का जो भी आपका बॉडी का जो नाप होता है, दौड़ होता है, उन सभी चीज़ों पे हम बातचीत कर लेते हैं। तो शारीरिक मापदंड पे देखिए, जो भी गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष होंगे भाई साहब, उनकी ऊंचाई, हाइट का यदि हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना का बात करें तो कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुला के 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। यदि 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं हुआ तो आपको माना नहीं जाएगा। इस साफ साफ शब्द में यहाँ पर कह दिया गया है, देख सकते हैं आप,
ठीक है। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पुरुष अभ्यर्थी हैं तो भाई साहब आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिला है और आप 160 सेंटीमीटर में चल जाइएगा। लेकिन सीना में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सीना आपको फुलाना उसी तरीका से जैसे जनरल वालों को है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी वही क्राइटेरिया है हाइट का जो अत्यंत पिछड़ा के लिए है, 160 सेंटीमीटर। इनके सीना फुलाने में थोड़ा डिफरेंस कर दिया गया, 2 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। 79 से यहाँ पर 84 तक का दिया गया है फुला के, यानी फुलाइए तो 84 या नहीं फुला हो तो 79। अब सभी वर्ग की महिलाओं को जो दिया गया है 155 सेंटीमीटर, ठीक है। और सीना जो है इनका नापा नहीं जाएगा, लेकिन हाइट इनकी 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, हाइट मापी जाएगी, सीना मापा नहीं जाएगा। उसके बाद एक विशेष बात यहाँ बता दिया गया कि सभी वर्ग की महिलाओं का वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। इससे कम वजन होगा तो मैडम आपका नहीं होगा, आप जा करके अपना वजन जचा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक जो भी योग्यता होगी वो शैक्षणिक योग्यता में भाई साहब मध्य निषेध सिपाही और चलंत दस्ता सिपाही, इसके पद के लिए आप इंटरमीडिएट होने चाहिए, 10+2 आपके पास होगा। और यदि आप 10+2 के अलावे आपने मदरसा बोर्ड से कहीं से मौलवी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जो कि बिहार राज्य से एफिलिएटेड है, या फिर किसी संस्कृत बोर्ड से आप शास्त्री हैं, अंग्रेजी में भी हो सकते हैं, आचार्य हैं, अंग्रेजी में भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी अंग्रेजी रहित यानी इंग्लिश उसमें नहीं होगा, और शास्त्रीय अंग्रेजी सहित है यानी उसमें इंग्लिश होगा तब भी चलेगा। उसके बाद प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप इस पद के लिए, इन दोनों पदों के लिए वैलिड हैं, आप योग्य हैं। फिर कक्षपाल के लिए यही बात कि 10+2 पर तो ये भी है, इसमें मौलवी लोगों का भर्ती नहीं होगा कक्षपाल में, इनमें जो शास्त्रीय आचार्य लोग होंगे उनका भर्ती इसमें नहीं होगा, इस सर्टिफिकेट का काम यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। उसके बाद उम्र सीमा की बात कर ले तो उम्र सीमा भाई साहब एज क्राइटेरिया भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मध्य निषेध सिपाही का जो पद के लिए जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी बताया गया है अलग से। तो जो मध्य निषेध अभ्यर्थी होंगे उनका कम से कम 18 वर्ष होगा, किनका, जो जनरल में है उनका, और अधिक से अधिक 25 वर्ष तक, यानी आप 25 वर्ष तक के उम्र तक हैं तो आपको रिलैक्सेशन का ये जॉब का मौका मिल जाएगा, फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। अब देखिए अगला इसी में है जो कि पिछड़ा वर्ग के आते हैं, चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, उनको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और वो जो है 18 से 27 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला लोग को 3 साल का मिलेगा और वो अपने 28 वर्ष की उम्र तक के फॉर्म को भर सकती हैं। न्यूनतम सभी के लिए 18 वर्ष है, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कोटियों के लिए चाहे ट्रांसजेंडर के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष तक भर सकते हैं और कम से कम 18 वर्ष से शुरू कर सकते हैं, ठीक। कक्षपाल के पद के लिए अलग है, तो इनके लिए भी हम देख लेते हैं उम्र सीमा कक्षपाल के लिए। ये आप किसके लिए देख रहे थे, तो मध्य निषेध सिपाही के लिए। अब कक्षपाल के लिए क्या दिया गया है, तो इनके लिए बताया गया है कि इसमें भी 18 साल न्यूनतम है, सभी के लिए 18 साल न्यूनतम सबके लिए बताया गया है, लेकिन ये 23 वर्ष से शुरू हो जाएगा। कितने वर्ष से, 23 वर्ष से ही भरना शुरू हो जाएगा और ये 25 वर्ष तक यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो भी बच्चे जो जनरल से आते हैं, जो जनरल के पुरुष हैं, वह 23 वर्ष की उम्र तक ही फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगला बात कहता है कि पिछड़ा वर्ग का हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो भाई साहब, वो जो है 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और वो 25 साल तक फॉर्म को भर सकता है। यहीं अगर देखा जाए तो इसी तरीके से ये पैटर्न पे है कि इसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है महिलाओं को जो कि गैर आरक्षित की हो, तो चाहे पिछड़ा वर्ग की हो, तो चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हो, तो किसी की भी हो, तो इस उम्र सीमा को 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 26 वर्ष तक ये अपना फॉर्म को भर सकती हैं। बाकी ट्रांसजेंडर का बात करें और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बात करें तो उनको 5 साल तक का समय दिया गया है, 5 साल तक का दिया गया है। 18 वर्ष से वो 28 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ इस तरह से है। फिर कक्षपाल का देखिए, जो इसी कक्षपाल में ये गृह रक्षक कोटा अभ्यर्थियों के लिए है, फिर 5 साल का अलग से। भूतपूर्व जो सैनिक कोटा है उनका अलग से, तो कोटा वाले इसे ध्यान दे देंगे अपना। उसके बाद चलंत दस्ता का मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल हैं, उनके लिए क्या है, तो उनका वही सेम टू सेम क्राइटेरिया है जो क्राइटेरिया दिया गया है किसमें,
आपको मध्य निषेध वाले में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आरक्षण के बारे में दी गई हैं। वहीं 35% जो आरक्षण वगैरह महिलाओं को दी जाती हैं उसी के बारे में, बाकी पेंशन हो गई और स्वतंत्रता सेनानी, आर्थिक रूप से कमजोर, उन्हीं सब बातों को यहाँ पर पूरा से पूरा चीज़ों को दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा देख लीजिएगा कि जब आप फॉर्म भरने जाइएगा भाई साहब, तो आपको इन कोड्स का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे। ये कोड आप दिमाग में रखिएगा। अगर आप एससी से हैं, शेड्यूल कास्ट से, तो 02 आपका कोड होगा। एसटी से हैं तो 03, ईबीसी से हैं तो 04, बीसी से हैं तो 05 और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 07 आपका कोड होगा। इस तरीके से कोड भी बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अच्छा एक और बात वो बताया गया है इसमें कि वो बात मैं आपको बता दूं, वो ऊपर लिखा हुआ था कि इसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि जब तक फाइनल पहला लिखित एग्जाम हो न जाएगा, उससे पहले तक आयोग जब चाहे तो सीट को कम या अधिक कर सकती है किसी न किसी आधार पर। वो आपको बता दिया जाएगा कि सीट कम या अधिक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें बताइए। चयन के लिए परीक्षा संरचना कैसे होगी, तो ये बात आपको बता दी गई है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कि जो आपकी चयन होगी, जो आपका सिलेक्शन होगा, उसके लिए परीक्षा जो होगा एक एक होगा। मध्य निषेध सिपाही के लिए हो, चाहे कक्षा के लिए हो, ये कक्षपाल के लिए हो, चाहे चलंत दस्ता सिपाही के लिए हो, तीनों का परीक्षा एक ही तरीके से होगा। हाँ, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप अपने रुचि के हिसाब से किसको प्रायोरिटी दीजिएगा, किसको प्राथमिकता दीजिएगा तीनों पदों में, वो आप चुनिएगा। तब उसके हिसाब से जब आपका रिजल्ट आएगा, जो रैंक आएगा, उस अनुसार आपको क्या मिलेगा, वो आपका पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा और ये लिखित परीक्षा आपके जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका मेरिट बनेगा, वो मेरिट तय नहीं करेगा ये लिखित परीक्षा। इस लिखित परीक्षा में जो बच्चे निकलेंगे वो अपना मेडिकल और फिजिकल देने जाएंगे, बस यही सब चीज़ जिसको है उसी के लिए यह परीक्षा लिया जाता है। इसमें आपको ये सब्जेक्ट पे बातचीत हुई है कि 10वीं क्लास की हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, शास्त्र, विज्ञान, ये भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, छठा, ये सब चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। तो हम आपको पूरा पाठ्यक्रम का एक अलग से वीडियो बना देंगे जो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि लिखित परीक्षा जो होगी वह 100 अंकों की होगी भाई साहब। 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा आपको। उसके बाद OMR शीट पर यह परीक्षा होगी, ऑफलाइन एग्जाम होगी, किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ पर कि लिखित परीक्षा में 30% से जिसका कम आएगा उसको छांट दिया जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कहता है यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, फिर ये सब वही सब कक्षपाल जो है, बाकी सबके लिए एग्जाम तो सबको देना है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए यानी क्वालिफाइंग होगा। ये देखिए नीचे लिखा था, तो अभी बता दिया आपको फिर से, यही बात आपको हम बताए हैं। फिर दूसरा चरण में जब आप पहला एग्जाम पास कर दीजिएगा लिखित, तब आपका पेट का एग्जाम होगा, शारीरिक दक्षता, है ना। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी आप 100 नंबर के एग्जाम देंगे। कितने नंबर के एग्जाम देंगे? 100 नंबर के एग्जाम देंगे। अब देखिएगा जरा, जो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा उसमें दौड़ आपके सबसे अधिक अंक का होगा, 50 नंबर का होगा। आपको 6 मिनट में 1 मील दौड़ना पड़ेगा, यानी 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर आप 5 मिनट में दौड़ जाते हैं, 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 का 50 अंक आपको मिलेगा, और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 मिनट मिलेगा। और आप पूरे 6 मिनट में जाते हैं या इससे 5 मिनट 20 सेकंड के बाद जाते हैं तो नंबर आपके जाने आने के अनुसार आयोग तय करेगी और दे देगा। हालांकि यहाँ पर शायद बता दिया है, हाँ यहाँ बताया है कि 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के और 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप जाएंगे तो 30 नंबर मिलेगा आपको। 5:40 से 6 मिनट तक जाएंगे तो 20 नंबर मिलेगा। ये पहले से क्लियर कर दिया गया है ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि हम इतना सेकंड में गए थे, हमको कहे इतना कम नंबर मिला है, चाहे इतना मिला है, ठीक है। 6 मिनट से अधिक समय जो लेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद महिलाओं के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो महिलाएं जो है उनको 5 मिनट का समय मिलेगा, 1 किलोमीटर दौड़ना है। उनके लिए भी वही है, 4 मिनट से कम में जाइएगा तो 50 अंक मिल जाएगा मैडम आपको। 4 मिनट से और 4 मिनट 20 सेकंड तक जाइएगा तो आपको यानी 40 अंक मिल जाएगा, 20 सेकंड और आप लेट करिएगा फिर भी।
उसके बाद कहता है कि 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक मिलेगा, और 4 मिनट 40 से 5 मिनट तक आपको 20 सेकंड मिलेगा, 20 अंक मिलेगा। बाकी उसके बाद आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर आप जब दौड़ फाइनल कर लीजिएगा तब आपसे गोला फेंकाया जाएगा, जो कि 25 अंक का एग्जाम होगा आपका। इस गोला फेंक में आप 16 पाउंड वाला गोला फेंकिएगा, जिसमें 16 फीट फेंकना आपको है। अगर आप 16 से 17 फीट फेंक देते हैं तो आपको 9 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 नंबर मिलेगा, और 19 या 18 से 19 फेंकते हैं तो 17 नंबर, 19 से 20 फेंकेंगे तो 21 नंबर, और 20 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा आपको 25 नंबर। तो गोला फेंक में भी अपनी तैयारी को बनाइए। चलिए, उसके बाद यहाँ पर कहता है सभी महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा। ठीक है, वो तो दौड़ था। यहाँ पर 1 मिनट, चलिए, तो ये जो है ये पुरुषों के लिए है। किसके लिए? पुरुषों के लिए है, और ये महिलाओं के लिए है। अब महिला के लिए तो 12 ही पाउंड का फेंकना है, 16 पाउंड का बातें नहीं है। अब 12 फीट तक फेंकना है, तो 12 से 13 फेंकेंगी तो 9 अंक, 13 से 14 फेंकेंगी तो 13 अंक, और 14 से 15 फीट फेंकेंगे तो 17 अंक, 15 से 16 फीट फेंकेंगे 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा फेंक देंगे तो 25 का 25 अंक उनको मिलेगा। फिर यहाँ पर ऊंची कूद आ जाती है। गोला फेंक के बाद तीसरा काम आपसे ऊंची कूद कराई जाएगी, यानी हाई जंप कराया जाएगा। ये भी 25 नंबर का एग्जाम होगा आपका, और इसमें भी पुरुष यदि 4 फीट कूदते हैं तो 13 नंबर मिलेगा, और ऐसे सारे क्राइटेरिया यहाँ दिए हुए हैं। अगर आप 5 फीट से ज़्यादा कूद जाते हैं तो 25 अंक आपको दिया जाएगा। महिलाएं 3 फीट मात्र कूद जाएंगी तो उनको 13 अंक मिलेगा, और इसी तरीके से क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है। और 4 फीट अगर कूद जाती हैं तो उनको 25 अंक मिलेगा। तो इस तरीके से भाई साहब 4 फीट या 4 फीट से अधिक महिला लोग कूद जाएगा। तो अब देखिए, नियत समय में यहाँ पर कहता है कि पुरुष के लिए जो समय जो बताया गया है उसी में सारे काम कराए जाएंगे। फिर जब इस यहाँ से आप पास कर जाइएगा तब आपको तीसरा चरण दस्तावेज सत्यापन का, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का मौका मिलेगा। भाई साहब, किसका मौका मिलेगा? सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जब आप आगे चल जाइएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यानी शैक्षिक अर्हता, चालक अनुज्ञप्ति, जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जाँच कर ली जाएंगी, है ना। उसमें तो आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या रखना होगा वो देख लीजिए। कहता है कि अपना फोटो रखना है, लाइसेंस रखना, फोटो वाला एक पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। अब इनमें से जौन सा पहचान पत्र आप रख रहे हैं शुरू से रखिएगा, कम से कम 2 आईडी जरूर अपना रखिएगा। उसके बाद 2 पहिया 4 पहिया का आपके पास चलाने आना चाहिए, यदि आप चलन दस्ता में जाते हैं तो। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक का या उसके समकक्ष जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा वो होना चाहिए, या मार्कशीट होगा वो। इंटरमीडिएट समकक्ष उसके उत्तीर्णता का प्रमाण, यानी इंटर का। फिर इंटरमीडिएट के समकक्ष जो अंक होंगे, जो आपके मार्कशीट होंगे, वो पेपर चाहिए। SC ST से हैं तो इन अभ्यर्थियों के लिए आप अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर रखिएगा। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र रखिएगा। BC से हैं चाहे EBC से हैं भाई साहब, तब भी अपना जाति रखिएगा और आवासीय रखिएगा। क्रीमी लेयर प्रमाण, क्रीमी लेयर जो है, नॉन क्रीमी लेयर आप बनवा लीजिएगा सर्टिफिकेट, यदि आप पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा से हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि विगत 1 वर्ष से पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने के सामान्य प्रशासन विभाग सरकार इतना के अब बता दिया गया है कि 1 साल से पूर्व जो निकला हुआ है वह क्या कहता है कि विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र के संलग्न करना आवश्यक है। तो वो आपको लगाना पड़ेगा, अगर 1 साल पहले का है फिर भी आपको वो देना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी के घर से हैं आप तो उसका सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। आर्थिक EWS वाला अगर आप लगाते हैं फॉर्म भरने में तो वो सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा। अस्थायी प्रमाण पत्र रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। ट्रांसजेंडर है तो आपको अपना सर्टिफिकेट, यानी जो जिस क्षेत्र से है वो अपना सर्टिफिकेट रखेगा ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सके। इसके बाद भाई साहब कह रहा है कि मेधा सूची निकाली जाएगी। तो मेधा सूची में कक्षपाल, जो कि भूतपूर्व सैनिक कोटा के आएंगे, चाहे कक्षपाल इसके आएंगे, पदों की नियुक्ति, मेधा सूची का आधार लिखित परीक्षा होगा। इनका होगा लिखित परीक्षा, ये ध्यान रखिएगा। जो इस से जाएंगे लिखित परीक्षा होगा। मध्य निषेध सिपाही या कक्षा भर्ती, जो सीधी कक्षापाल जो सीधी भर्ती होगी, चलन दस्ता के पद पर नियुक्ति होती है। लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता एवं दस्तावेजन सत्यापन के लिए अहर्य है, यानी क्वालिफाइंग है। इसके बाद भाई साहब जो भी इसमें जाएंगे वो ये सारी की सारी तैयारी करेंगे। ठीक है, कहता है कि मेधा सूची
शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयारी की जाएगी। इसका मतलब दोबारा एग्जाम आपका होने वाला नहीं है, इसमें केवल एक एग्जाम होगा जो जिससे कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करिएगा, फिजिकल निकाल लीजिए, बस आपका सिलेक्शन हो गया। तीसरा एग्जाम नहीं होने वाला है, बस 2 ही एग्जाम आपके होंगे, फिजिकल और लिखित परीक्षा जो पहला होगा। उसके बाद नियुक्ति का सब सारा चीज़ दे दिया गया है यहाँ पर, वही सब चीज़। 100 रुपया फॉर्म भरने में आपको लगेगा आवेदन शुल्क में, तो 100 रुपया आप लगा के आराम से भर सकते हैं। यहाँ पर आपकी उम्र सीमा किस तारीख से निर्धारित की जाएगी वह स्पष्ट कर दिया गया है, वह 1/8/2025 से आपकी उम्र सीमा देखी जाएगी कि 1/8/2025 तक आप 18 साल के हैं कि नहीं हैं, या फिर अधिकतम उम्र की जो सीमा रखी गई है वहाँ तक हैं कि नहीं है। ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ पर कक्षा पाल पद हेतु डेट दे दिया गया है, और ये किसके लिए दिया गया था, मद्य निषेध पद हेतु। इनका जो मद्य निषेध पद के लिए जाएंगे वो इस डेट को देखेंगे, जो कक्षा पाल के पद पे जाना चाहते हैं वो उनका डेट ऑफ बर्थ इस डेट से देखा जाएगा। तो चलन सिपाही भर्ती से जाना चाहते हैं तो उनका भी इसी तारीख से देखा जाएगा। ठीक है, न्यूनतम उम्र के लिए है और अधिकतम भी इसी से होगा। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता जो होगी वो 5/11/2025 अंतिम तिथि है, इस तिथि तक आपको सारा सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, याद रखिएगा। यानी जिस दिन लास्ट होगा फॉर्म भरना उस दिन से पहले आप डेट तक आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में इशू डेट में होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सब इस डेट से पहले का होना चाहिए, जो लास्ट डेट है भाई साहब। जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो सारे के सारे सर्टिफिकेट आप अपने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले तक का या उस डेट तक का होना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम तिथि ये है, बाकी ये है। अब यहाँ तक बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो यही सब विशेष रह गया इस सेशन में। फिर आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भराएगा उसके लिए बाकी यहाँ सब चीज़ें दी गई हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या सब चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, इन सब चीज़ों का विवरण मैं आपको एक बार दूसरे वीडियो में दे दूंगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बातों को आप सभी के सभी समझ चुके होंगे और वीडियो में आप बने हुए होंगे, यहाँ तक सारी चीज़ों को समझे होंगे। चलिए, बहुत ही आपने साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। जीवंत इन्फो पर इसी तरह बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।